फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए है, राशि क्या है? ठीक है, मैंने जो नंबर है, अमाउंट है, उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स का 32% यानी 32/100, 4 से भाग करूंगा तो 8/25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8/25। फिर उसका कितना है 40%, 40/100 यानी 2/5। ठीक है, फिर गुना करेंगे 60%, 60/100 यानी 3/5। ठीक है, किसके इक्वल है 432 के। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, दो से मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, फिर चार से काटूंगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16, फिर दो से काटूंगा 27, और तीन से काटूंगा तो 9। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 25 और 5 × 5 25, कितना हो जाएगा 625। राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो 9 × 625। ठीक है, तो 9 की 625 से गुना करेंगे, कितना आएगा 9×5 = 45, 4 कॉमन, 9×2 = 18 और 4 22, 2 कॉमन, 9×6 = 54 और 2 56, 5625। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ये दी गई है, इसमें एक्स का मान निकालिए। देखिए, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा √1 माइनस का एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, अंडर रूट एक्स पहले से ही था, अंडर रूट एक्स फिर से मल्टीप्लीकेशन में आया। ठीक है, और इस साइड अंडर रूट एक्स कैंसिल, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में 25/12। ठीक है, अब ये दोनों जब गुना होंगे तो अंडर रूट मिलके पूरा एक वैल्यू बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पूरी वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स इन दोनों की जगह, और यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो 1 - एक्स। डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों वैल्यू को मैं अंदर ले लेता हूँ, 1 - एक्स इंटू एक्स। राइट, ऊपर क्या है -एक्स, और एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया 25/12 के। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यूज को मैं क्या उलट देता हूँ, तो यहाँ पे 12/25 किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 1 - एक्स और एक्स की। ठीक है, अब आप देखिए, अंदर जो है ऑप्शन से आप देख सकते हो, जो हमारा आंसर आएगा P/Q की फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो ये एक नंबर है जहां पे P1 और Q1 एक नंबर है, और ये जो दूसरा है P2 और Q2 दूसरा नंबर है। ठीक है, आप देखिए, जो यहाँ पे ये क्या है P3, और यहाँ पे क्या है Q3। ठीक है, Q1 और Q2 की गुना से हमें क्या मिला है Q3 यानी 25 मिला है। ठीक है ना, और ऑप्शन में भी आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 25 है सारे ऑप्शंस में। ठीक है ना, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे 12 वाले पे। 12, P3 कितना है 12। ठीक है, P3 12 है, तो इसका मतलब P1 और P2 की गुना भी 12 ही आएगी, यानी P1 और P2 का जब अंडर रूट करेंगे तो हमें यहाँ भी 12 ही मिलेगा। ठीक है, तो P1 और P2 की गुना किसके इक्वल आ गई फिर 144 के। भाई हमें लेफ्ट हैंड साइड में P3 12 करना है, तो ऊपर वाले जो नंबर है P1 और P2, इसकी गुना अंडर रूट में 144 आएगी, तभी तो 12 के 12 बनेगा। तो ऑप्शन से आप देखिए किन दो नंबर की गुना 144 है, तो 16 में 144, जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार व्यक्ति A B C D ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे, 4/5 घंटे और 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? ठीक है, ए समय ले रहा है 2/3 घंटे, बी ले रहा है 3/4 घंटे। ठीक है ना, और सी ले रहा है 4/5 घंटे, और डी ले रहा है 1/5 घंटे। ठीक है, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 3 4 5 5, मैंने इनका एलसीएम ले लिया, यानी 3 4 5 5, इनका जो एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 = 12, 12×5 = 60, यानी जो 60 क्या है इनका एलसीएम आ गया। ठीक है ना, तो अब 2/3 को अगर मैं 60 से गुना करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 40। ठीक है, 3/4 को मैं 60 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 45। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 12×4 = 48, यहाँ पे 5 से भाग करूंगा तो 12। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो जो सी है उसने कितना समय लिया 48। ठीक है ना, मैंने 4/5 मतलब डिनोमिनेटर में था उसका एलसीएम ले लिया,
और सबसे ज्यादा जो समय लगा है वो किसको लगा है, सी को। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए 10,000 से कम कितनी संख्याएं, पहले मैं 21, 35 और 63 का एलसीएम लेता हूं। ठीक है, तीनों 7 से भाग हो रही हैं, तो 7 से 7 दिए 21, तो जो 35, 7 नीम 63, फिर 3 से 1, 5 और 3, तो 7 दिए 21, 21 पंजे 105, 105 दिए 315। ठीक है, जो संख्याएं होंगी वो 315 के मल्टीपल में होंगी, जैसे 315 गुना 1, 315। ठीक है, एक संख्या तो ये हो गई, 315 गुना 2, एक संख्या ये हो गई, चलता रहेगा। तो मैं अब ऑप्शन से उठा रहा हूँ, ऑप्शन में सबसे आसान वैल्यू मैंने 30 उठा ली। तो मैं चेक करके देखता हूं कि 315 को अगर मैं 30 से गुना करूं तो 3 पंजे 15 यानी 945, तो ये आ गया, और पीछे जीरो, 9,450। ठीक है, तो 315 गुना 30, 30 संख्याएं तक तो हमें पता चल गया कि 30 संख्याएं तो होंगी। तो लेकिन ये 10,000 से और भी कम है, यानी एक 315 और जोड़ सकता हूं मैं इसमें, 5, 6, 7, 9, यानी टोटल संख्याएं 30 तक तो हमने निकाल ली, यानी 31वीं संख्या भी ऐसी है, मतलब 10,000 से कम ऐसी टोटल 31 संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, पूरी तरह से भाग हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन। देखिए अंडर रूट 225 ये किसके इक्वल होता है, 15 के, तो 15/14 गुना अंडर रूट 196 किसके इक्वल होता है, 14 के, डिनोमिनेटर में 22, और 484 होता है 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो 484 का अंडर रूट क्या आ गया, 22, डिनोमिनेटर में 15, 14 से 14 कट जाएगा, 22 से 22 और 15 से 15। ठीक है, बचा क्या, 1। तो एक हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4:7 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ा कोण 1 है और सबसे छोटा कोण 1 है और सबसे बड़ा कोण 7 है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6 यूनिट। ठीक है, हमें पता है सभी कोणों की जो वैल्यू होती है चतुर्भुज में वो 360 होती है। तो 1 यूनिट और 3 यूनिट, 4, 4 और 4 8 यूनिट, 8 यूनिट और 7 यूनिट 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 360, ये हमें पता है। ठीक है ना, तो इसको मैं 3 से भाग करूंगा 5, 120 आ जाएगा, फिर 5 से काटूंगा तो 24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 24 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछी गई है 6 यूनिट की वैल्यू निकाली है, तो 24 गुना 6 यानी 144 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए हमारे पास क्या है, ए जो है वो काम को 36 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो 54 दिन में, ठीक है, सी जो है वो 72 दिनों में। तीनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 216। ठीक है, ए जो है वो 216 यूनिट 36 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 216/36, तो ये आ जाएगा 6 यूनिट। ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी 216/54 यानी 4 यूनिट काम करता है, सी 216/72 यानी 3 यूनिट काम करता है। तीनों एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 13 यूनिट। ठीक है, अब करना क्या है, जो ए है, ए ने क्या किया था, ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया था। ठीक है, अगर ए काम ना छोड़े तो वो एक दिन में ए 6 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, 8 दिन में कितना करेगा, 8 से 48 यूनिट। ठीक है ना, ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा था और 8 दिन में वो 48 यूनिट काम करेगा। मान लीजिए कि ए ने काम छोड़ा नहीं है, तो 48 यूनिट उसने भी काम किया है। ठीक है, फिर मैं बी की बात करता हूं, बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है। मैं मान लेता हूं उसने 12 दिन पहले काम छोड़ा था, उसने काम छोड़ा नहीं था, उसने भी काम किया है, तो 12 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 48 यूनिट। तो ये 48 यूनिट ये भी जोड़ दिए, तो अब मेरे पास जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आया, पहले 216 था, तो मैं इसमें ये जोड़ दूंगा
तो मेरे पास जो टोटल वर्क आ जाएगा 312 यूनिट, ठीक है ना, 312 यूनिट। ठीक है, इस 312 यूनिट को यानी टोटल वर्क कितना है 312। ठीक है, 312 यूनिट को किसने किया, देखिए अब ए ने भी काम नहीं छोड़ा है, बी ने भी काम नहीं छोड़ा है, तो मतलब इस 312 यूनिट को ए, बी और सी तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया है। तो 312 यूनिट काम है, और तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे थे, 13, 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 5 को 1, 13 चौक 52, यानी तीनों ने 24 दिन में वो कंप्लीट कर दिया मतलब काम को। तो पूछा था सी ने कितने दिनों तक काम किया, तो इसका आंसर रहेगा 24 दिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वेयर बाई एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये इक्वल है 0 के, अगर ये 0 है तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू 0। ये माइनस का राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xy। ठीक है, अब करिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को x प्लस वाई प्लस जेड से भाग दे दीजिए, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई क्यूब के डिनोमिनेटर में करूंगा एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया 3 के। ठीक है ना, तो यहां से एक एक्स कटेगा तो 2 रह जाएगा, एक एक्स कट गया, यहां से एक वाई कटेगा तो 2 रह जाएगा, एक वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जेड कटेगा तो 2 रह जाएगा, एक जेड कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल बचा एक्स स्क्वेयर बाई वाई जेड, वाई स्क्वेयर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वेयर बाई एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 3 के। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो ये वैल्यू निकालनी थी इसकी वो किसके इक्वल आ गई 3 के। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। देखिए बोर्डमोस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होती है, ब्रैकेट। ठीक है ना, उसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में भी जो छोटी ब्रैकेट है उसको हम पहले सोल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट ये है, ठीक है, 6 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया 4 के, और यहाँ पे 12 गुना 12 किसके इक्वल होता है 144 के। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं दोबारा से, 103 माइनस बड़ी ब्रैकेट 144 भाग फिर 144 प्लस 5 प्लस 12 भाग फिर 4 प्लस 10। ठीक है, अब देखिए 103 एज इट इज, पहले भाग को सोल्व करेंगे, 112 बटे 144 बटे 144 एक प्लस ये 5 फिर 12 भाग 3 यानी कितना आ जाएगा ये, सॉरी 12 भाग 4, तो 4 3 12 3 प्लस 10। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 एक 19, 103 माइनस 19 किसके इक्वल आ जाएगा 84 के। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की दो असमान भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में है, यदि परिधि 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या है, आयत, लंबाई दे रखी है 4x और जो चौड़ाई है वो है 3x। ठीक है ना, 3 और 4 के अनुपात में थी, तो 4x और 3x कर ली, लंबाई लंबाई की लेंथ ज्यादा होती है चौड़ाई से। ठीक है ना, तो 4x और 3x मैंने ये लंबाई मान ली। तो आयत की जो परिधि है वो किसकी इक्वल दी हुई है 42 के, एक्चुअल में कितनी होती है, ये भी 4x ये 3x, तो जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, यानी 14x की वैल्यू 42 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहां से 3x की वैल्यू 9, यानी चौड़ाई 9 आ गई, और यहां से कितना है 3 रखेंगे तो 12। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई 9 है और लंबाई 12 है, हमें निकालनी है विकर्ण।
ठीक है, डायगोनल। अब देखिए आयत में जो एंगल होता है चार, वो 90 डिग्री के होते हैं। मैंने नाम रख लिए ए बी और सी। अब ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो ए सी है वो क्या है, विकर्ण है या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक बेसिक हमें पता है, 3 4 और 5 होते हैं, ठीक है। 5 क्या होता है, विकर्ण, ठीक है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक है, ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके मल्टीपल भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं 3 को अगर 3 से गुना करूं तो मेरे पास 9 आएगा, 4 को 3 से गुना करूं तो मेरे पास 12 आएगा, और 5 को 3 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 15। 9 और 12 ऑलरेडी गिवन है, 9 और 12 ऑलरेडी गिवन है, तो 15 जो है वो क्या है, कर्ण। तो हमसे एसी की वैल्यू पूछी थी, तो ये आ गया हमारा 15। या तो आप इस तरीके से करिए, या फिर एसी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, जो हमारा जो आधार है सी बी या बी सी, उसकी वैल्यू 12 है, उसका स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करना है। दूसरा तरीका ये, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ेंगे 225 का अंडर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 15 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष में अंतर 1,000 रुपए था, वार्षिक ब्याज दर क्या थी। देखिए मैंने रेट मान लिया R% है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मूलधन है वो 16,000 रुपए है। फर्स्ट ईयर में, पहले साल में इस पे R% ब्याज लगा, तो 16,000 का R% क्या होगा, परसेंटेज को हटाऊंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 160R। ये पहले ईयर का ब्याज है, ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में 16,000 रुपए के ऊपर ब्याज कितना रहेगा, 160R, और इस 160R पे ब्याज लगेगा 1.6R, और एक R ये है, एक R ये था, तो R², ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1.6R², ठीक है ना। तो हमसे डिफरेंस, हमें डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 1.6R² की वैल्यू दी गई है 1000, ठीक है। ये डेसिमल हटाऊंगा तो ये 10 इधर राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है, और 16 उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अंडर रूट दोनों साइड करेंगे तो 10,000 का अंडर रूट कितना होता है, 100, और 16 का अंडर रूट 4, तो काटेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 25%। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी दो के इक्वल है, तो टेंजेंट ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर ए और बी दो कोण है, उनका जोड़ 45 डिग्री है, तो हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी दो के इक्वल होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल गई, टेंजेंट, सॉरी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो हमसे टेंजेंट ए प्लस बी का मान पूछा है, तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखूंगा तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 होता है 1 के। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर घूमना शुरू करते हैं, और वे क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड और 64 सेकंड में अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ आएंगे। देखिए जब भी ये पूछे कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक बिंदु पे आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 42, 63 और 84, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 21 पे काटेंगे तो 21 दूना 42, 21 दिया 63, 21 चौक 84, फिर 2 से 1 3 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 आ गया एक कॉमन, 12 दूनी 24 और 1 25, 225 सेकंड हमारा क्या आ गया आंसर, सॉरी 252 हमारा जो आ गया वो आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर है 18 के, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x प्लस 1/x मान लीजिए a है, तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या रहेगी, a³ माइनस 3a, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, वो 18, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ से a कॉमन लूंगा तो a
इंटू ए स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। यानी ये दो नंबर हैं जिनकी गुना 18 है, तो 18 के मैं फैक्टर देखता हूं कितने हैं। ये 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, ठीक है ना। इन तीनों में से एक आंसर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक दिया हुआ है, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे एक रखता हूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2, ठीक है। ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन माइनस के 2 आ जाएगी, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इन तीनों आंसरों में से 4 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। मैं 3 रख के देखता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3, ए की वैल्यू मैंने 3 रखी। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, तो 6 दिया 18, ठीक है। ये 18 दे रहे हैं, तो मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। अगर मैं, और ये दोनों के दोनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर मैं ए की वैल्यू 9 रखता तो क्या आता, 18 एज इट इज, ए की वैल्यू मैंने 9 रखी, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रस्तावित छूट का 3 गुना है, ठीक है, प्रस्तावित छूट का कितना है, 3 गुना है, और यदि छूट का प्रतिशत प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो दी गई छूट का लागत मूल्य से अनुपात क्या रहेगा। देखिए, मार्क प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, तो उसपे कुछ ना कुछ मैं डिस्काउंट दूंगा, तो फिर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस से पहले कोई चीज बेचने से पहले हमने वो खरीदी भी होती है, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो दिया क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रस्तावित छूट का 3 गुना है, तो मैंने मान लिया जो छूट है वो 100 यूनिट है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 3 गुना ज्यादा रहेगा, यानी 300 रुपए, 300 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना होगा, कि मार्क प्राइस होता है डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, यानी 400 यूनिट जो आ गया हमारा मार्क प्राइस। तो छूट कितनी थी, 100 की, कितने पे, 400 पे, तो कितना परसेंट छूट हो गया, 25%, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, यदि छूट का प्रतिशत प्रतिशत लाभ के बराबर है, यानी प्रॉफिट की वैल्यू भी 25% दे रखी है, ठीक है। तो दी गई छूट का लागत मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपए के ऊपर एक का फायदा हुआ, मतलब 5 यूनिट उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 300, 300 है, ये जो 300 है इसकी वैल्यू हमें 5 यूनिट की पता है कि 300 है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, और हमें निकालनी है 4 यूनिट की, यानी सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 240। हमसे पूछा क्या है, दी गई छूट यानी 100 और लागत मूल्य यानी 240 के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 100:240। तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे कटेगा, 5:12, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, हमें इसका मान निकालना है। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इस नंबर को दोबारा से लिखता हूँ, 5.4 का क्यूब माइनस 0.064 को मैं लिख सकता हूँ 64/1000, यानी 4/10 का क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैं इसको, अब 4/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.4 का क्यूब, ठीक है ना। 0.4 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 0.064 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, 5.4 का स्क्वायर प्लस 216, जो है 54 को 4 से गुना करेंगे 216 आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 5.4 इंटू 0.4, ठीक है, प्लस 0.16 को लिख सकता हूँ 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 5.4 माइनस 0.4, ये किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी के। फिर ए स्क्वायर यानी 5.4 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 5.4 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में सेम यही वैल्यू आएगी, ये वाली जो ऊपर है, ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। जो न्यूमिनेटर में वैल्यू दी गई थी वो डिनोमिनेटर वाली से वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। न्यूमिनेटर में ये वैल्यू और बची हुई है 5.4 माइनस 0.4, ठीक है। तो बचा क्या, 5.4 में से 0.4 घटाएंगे तो मेरे पास आ गया 5। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए,
अंडर रूट के अंदर वैल्यू प्लस फिर अंडर रूट फिर प्लस वैल्यू, इस तरह से इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो इक्वेशन को मैं लिखता हूं 10 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, ठीक है 16 का अंडर रूट 4 और 4 और 12 16, फिर 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, यानी मैं इस पूरे नंबर की जगह लिख सकता हूं 4, ये मैंने 4 लिख दिया। अब 221 और 5 225, 225 का अंडर रूट कितना होता है 15, तो ये 10 प्लस इसकी जगह मैंने लिख दिया 15, तो 10 प्लस 15 कितने हो गए 25, 25 का अंडर रूट 5। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस सिचुएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट फैक्टर में मैं एलसीएम लूंगा एक्स, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एक्स प्लस वन मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वन, और एक ये जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस टू। यहाँ भी अब ऐसे ही होगा एक्स प्लस टू, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू प्लस वन यानी एक्स प्लस थ्री, और फिर आगे क्या है एक्स प्लस थ्री, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया एक्स प्लस फोर बटे एक्स। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसे 550 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 500, ठीक है 500 रुपए में खरीदी, सेलिंग प्राइस 550 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ 550 माइनस 500 यानी 50 रुपए। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो 50 रुपए का लाभ, प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, 50 रुपए का लाभ हुआ जब उसको खरीदा गया था 500 रुपए में, इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 10, यानी प्रॉफिट आ गया 10%। ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित 4600 रुपए में एक सेकंड हैंड टीवी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर उसे 5406 रुपए में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक सेकंड हैंड टीवी का 5406, ठीक है, और जिसपे उसे 6% का लाभ होता है। रोहित ने मरम्मत पर कितने खर्च किए, देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 6%, मैं मान लेता हूं मेरा कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट, 100 यूनिट था और 6% का मतलब 100 पे 6, ठीक है ना, तो अगर मेरा सीपी 100 है तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6 का, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोनों का जोड़, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 106, तो 106 यूनिट पे या 106 रुपए पे मुझे 6 रुपए का लाभ हो रहा है, और सेलिंग प्राइस जब 106 था लाभ 6 था, और अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ 5406, 106 का कितने कितने गुना 5406 होता है, तो वह है 51 गुना, 106 को 51 से गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 5406, तो 6 का इस साइड भी 6 का 51 गुना कितना होता है 6 कम 6 5 6 का 30, 306, ठीक है ना, तो 306 रुपए एक्चुअल में इसको प्रॉफिट हुआ, 5406 में उसने बेचा था, 306 उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो 5100 उसका कॉस्ट प्राइस आया, 5100 आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसमें से उसने सेकंड हैंड टीवी खरीदा था 4600 रुपए में, बचे कितने 500, तो इसका मतलब जो 500 रुपए हैं उसने किस पे खर्च किए मरम्मत पे, तो हमसे यही पूछा था कि मरम्मत पे कितने रुपए खर्च किए, तो वो आंसर आया 500, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू n विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 अप टू n इज, देखिए हमें मीन फाइंड आउट करना है मीन, ठीक है, तो मीन हमारा किसके इक्वल होता है सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ टोटल वैल्यू, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स या फिर वैल्यूज बोल सकते हो, तो जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका सम और डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है नंबर और उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है कि एक एक बार आएगा, दो दो बार आ रहा है, तीन तीन बार आएगा, एन एन बार आएगा, तो टोटल सम कितना हो गया वन वन टाइम आएगा, प्लस टू टू टाइम आएगा, प्लस थ्री थ्री टाइम आएगा, अप टू एन एन टाइम्स आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर कितने होंगे जो फ्रिक्वेंसीज हैं
ये तो ये दिखा रहे हैं कितनी बार वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो रिपीटिशन ही एक्चुअल में क्या है, टोटल नंबर। तो 1 + 2 + 3 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ जाएंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ऊपर 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर अप टू +n का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 + 2 + 3 + n, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 × 2n + 1, डिनोमिनेटर में 6, और नीचे जो ये वैल्यू दी गई है इसका वैल्यू होती है, एडिशन क्या रहेगा, n × n + 1, डिनोमिनेटर में 2, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, n से n कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू, देखिए फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, n × n + 1 2n + 1, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आया, 2n + 1 डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है, 1 के, माइनस टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 30 1/√3, ठीक है। तो ऊपर मैं एलसीएम लूंगा √3 और √3 माइनस का 1, डिनोमिनेटर में √3 प्लस का 1 √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आ गया, √3 माइनस का 1 √3 प्लस का 1, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 माइनस का 1, डिनोमिनेटर में √3 माइनस का 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस का 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 -2 √3, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, a + b का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया, 3 और 1 4, 4 - 2 √3, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो अंदर क्या बचा, 2 -√3, डिनोमिनेटर में 3 - 1 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2 -√3, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ट्रेनों की गति 2:3:5 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन ट्रेनों द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए जो गति होती है यानी चाल, वो किसके इक्वल होती है, दूरी बटे समय। अब यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर मैं हटाऊं तो गति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय आ जाएगा, ठीक है। यानी गति जो है वो ऑपोजिट रहेगी किसके, समय के। तो अब हमें स्पीड यानी गति का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:5, तो समय का रेशियो क्या रहेगा, उलट जाएगा, तो 2 की जगह आएगा 1/2, 3 की जगह आएगा 1/3 और 5 की जगह 1/5, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल 4,000 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 400 रुपए खर्च करता है। यानी साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस शुरू में कितना था, 4,000, ठीक है, और मरम्मत पर उसने खर्च कर दिए 400, ठीक है ना। तो रियल जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया, 4400 रुपए, ठीक है ना। यदि वह साइकिल को 5,000 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस मेरे पास है 5,000 रुपीज, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल आएगा, 4400 रुपए तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस रहा, 5,000 रुपए में बेच दी तो उसका प्रॉफिट रहा 600 रुपए, 600 रुपए प्रॉफिट रहा। परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 4400 रुपए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पे कटेगा 11, यहाँ पे कटेगा 15, ठीक है। तो 11 एकम 11, 4 बचा, 11 तिये 33, ठीक है ना, और तब बचा 7, यानी 13 सही 7/11 जो है प्रतिशत हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर क्या है जिस पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाती है। देखिए मान लीजिए मैं राशि मानता हूं 100 रुपए, ठीक है। अब वो 10 वर्षों में कितनी होगी, अपने से दुगना, यानी 200, कितने में हुई है, 10 वर्ष में, ठीक है। तो 10 वर्ष में वो 100 से 200 हुई है, तो इंक्रीज कितना हो गया, 100 रुपए का, ठीक है ना।
10 वर्षों में 100 की अमाउंट 200 होगी तो इंक्रीज कितना हो गया 100 रुपए का। तो 10 वर्ष में इंक्रीज होता है 100 रुपए। तो एक वर्ष में कितना आएगा 100/10 यानी 10 रुपए। और रेट क्या होती है हमारी, एक साल में किस दर से कोई चीज बढ़ या घट रही है, ठीक है ना। तो एक साल में उसका ब्याज कितना आ रहा है 10 रुपए, ठीक है ना। तो हमारी जो रेट हुई वो कितनी हो गई, यानी रेट जो है वो आई 10%। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या है 0.04, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4/100। ऊपर क्या है अंडर रूट, ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा 144/100। ठीक है, फिर अंडर रूट प्लस 169/100। ठीक है, अंडर रूट प्लस 9/10,000। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 100 का 10 प्लस फिर 144 का स्क्वायर रूट 12 और नीचे 10। फिर आगे 169 किसका होता है 13 का, और डिनोमिनेटर में 10 प्लस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 10,000 का 100। ठीक है, तो यहां से आप नंबर देखिए 0.2 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 0.03। तो यहाँ से देखिए बड़े नंबर के आगे 1.3 और 1.2 यानी 2.5, और इसमें 0.2 और 0.03 भी ऐड करेंगे तो 372, यानी 2.73 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी। उनकी दूरी क्या होगी मतलब एक दूसरे से कितना दूर होंगे। तो ये ए पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये सेम पॉइंट से चलते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि 1 घंटे बाद ए कितना किलोमीटर चलेगा, तो वो आएगा 3 किलोमीटर। और 1 घंटे बाद बी कितना चलेगा, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर डिफरेंस कितना आ गया 1 किलोमीटर का। तो 6 घंटे के अंदर कितने का डिफरेंस आएगा 6 किलोमीटर का। ठीक है, 1 घंटे में डिफरेंस आया 1 किलोमीटर और 6 घंटे में डिफरेंस आएगा 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सिमेट्रिक, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स मीडियन एंड मोड इज। देखिए जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पे होते हैं, मतलब मीन इक्वल रहेगा मीडियन के, और फिर वो किसके इक्वल रहेगा मोड के, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों पे बांधा गया है। एक खेत है वर्गाकार, ठीक है, जिसकी एक भुजा 28 है तो दूसरी भुजा भी 28 रहेगी क्योंकि वर्ग का शेप है। ठीक है, इसके चार कोने ए बी सी और डी, इन चार कोनों पर चार गायों को बांधा गया है। ठीक है, वो इस तरह से बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में दो गायों को छू सके। मान लीजिए ए गाय है तो वो जो बी और डी पॉइंट पे जो गाय बची है बंधी हुई है उसको छू सके, मतलब जो गायें हैं वो इस एरिया में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वो किस पॉइंट तक जा सकती है, मान लीजिए इसको मान लीजिए आप एक्स, ये हो गया वाई, और जो डी है डी पॉइंट पे बंधी हुई गाय है वो एक्स वाई जेड, और जो सी पॉइंट पे है वो एक जेड पॉइंट पे, इसको मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ए बी सी और डी पॉइंट पे गाय बंधी हुई है वो एक्स वाई जेड और पी पॉइंट पे जा सकती है ताकि वे बगल वाली गायों को टच कर सके, ऐसा बोला गया है। ठीक है, फिर यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिन के लिए है, तो देखिए इस एरिया में जो घास बंधी हुई है मतलब उगी हुई है। ठीक है, गाय क्या करेगी, इस गायों ए वाली गाय इस एक रीजन वाली घास को खा सकती है, बी वाली दो को, सी जो है वो 3 वाले रीजन को खा सकती है, डी जो है वो चौथे वाले रीजन को खा सकती है। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं किसका, पूरे खेत का। तो 28 का स्क्वायर, यानी एक साइड 28 है तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 783। ठीक है, दूसरा फिर घास जिसमें उगी है उसका एरिया निकालता हूं। अब देखिए 1 2 3 4 चारों रीजन को जोड़ूंगा तो मेरे पास एक सर्कल आ जाएगा जिसकी रेडियस क्या रहेगी
पूरी जो भुजा है वो 28 है, तो आधी क्या रहेगी 14। तो एरिया घास वाले पोर्शन का जो एरिया रहेगा वो पाई आर स्क्वायर रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर का स्क्वायर यानी 14 गुना 14, ठीक है ना। 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 44 गुना 14 यानी 616, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब उसने ये बोला है कि 22 दिनों के लिए तो प्राप्त है, लेकिन अगर इन गायों की पहुंच के बाहर की घास, यानी ये बीच वाली घास पूछ रहा है जहां पे कोई भी गाय पहुंच नहीं सकती, बीच वाली घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम है यदि कोई इसे काटता है और इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है। देखिए, इस घास को अगर काट के मैं गाय को खिलाऊं तो ये कितने दिन चलेगी, ये पूछा है। देखिए, पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया कितना है 784, और घास वाला एरिया 616, मतलब जिसमें गाय चर सकती है। तो बिना बिना चरने योग्य एरिया कितना रह गया 784 माइनस 616, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 861 168, ठीक है। तो हमसे पूछा है ये कितने दिनों के लिए है, ठीक है। तो 616 जो है वो 22 दिनों के लिए है, मतलब 616 मीटर स्क्वायर एरिया है जो 22 दिनों के लिए है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना रहेगा 22/616, और 168 का हमें निकालना है, यानी 168 का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 11 पे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। 11 छिक 66, 2 पे काट दीजिए 28, ठीक है। 7 पे काटिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 पे काटेंगे 4 छिके 24। तो हमारे पास कितने दिन आ गए 6 दिन। तो जो नीले कलर का जो मैंने मिड सेंटर का जो रीजन दर्शाया है, उसमें जो घास उगी है वो चारों गायों के लिए कितने दिन तक और चलेगी 6 दिन तक और चलेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन ग्राफ दैट शो प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनी ए एंड बी, ठीक है। ए कंपनी कौन सी है, ब्लू, ये जो ब्लू डॉट है वो क्या है ए कंपनी, और जो रेड जो है वो क्या है बी कंपनी, ठीक है ना। जो ब्लू है वो ए कंपनी है और रेड जो है वो बी कंपनी है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर कंपनी बी, यानी कंपनी बी यानी रेड डॉट के लिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2017 टू 18, 2017 से 18 में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो 2017 में आप देखिए 4 यूनिट, और 2018 में 6 यूनिट। 2017 में कितना था 4 यूनिट, और 2018 में कितना है 8 यूनिट। इंक्रीज कितने का हुआ है, ये सॉरी ये 6 यूनिट है, 2018 में 6 यूनिट है, ठीक है ना। तो इंक्रीज हुआ 2 यूनिट का, 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ 4 के ऊपर गुना 100, ठीक है। तो 2 पे काटूंगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 पे कटेगा 50, यानी 50% क्या आ गया इंक्रीज। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, अलग अलग ऑक्यूपेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, फार्मर और अदर्स, ठीक है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी द एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई चार्ट फॉर द इंजीनियर। देखिए, सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और हमें किसके लिए निकालना है, इंजीनियर सेगमेंट के लिए। इंजीनियर सेगमेंट मतलब ये वाला इंजीनियर सेगमेंट कितना है 30%, यानी 360 का 30% कितना होगा 30/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 36 गुना 3 यानी 108 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द 5 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कंपनी B1 B2 B3 B4 एंड B5 इन 2015 एंड 16। देखिए, जो रेड कलर का बार है वो 2016 को दिखा रहा है, जो ऊपर वाला है 2016 को, ठीक है। और दो जो ब्लू कलर का है वो 2015 को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो क्या है कंपनियों की ब्रांचेज हैं जो अलग अलग तरह की प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन किसका है वायरलेस कीबोर्ड का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वायरलेस कीबोर्ड प्रोड्यूस बाय ब्रांच B4 इन 2016। B4 वाला ये है, और 2016 का मतलब रेड, रेड ने कितने प्रोड्यूस किए हैं 36, ठीक है। यानी B4 इन 2016 कितने किए 36, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है इज इक्वल टू, जो प्रोडक्शन B4 ने 2016 में किए हैं वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू दैट प्रोड्यूस बाय विच ब्रांच इन 2015, यानी
B4 ने 2016 में जो प्रोडक्शन की है, तो बताइए कौन सी कंपनी ने 2015 में सेम प्रोडक्शन की है, मतलब 2015 में भी 36, यानी ब्लू लाइन में 36 वैल्यू किस कंपनी की है वो हमें देखना है। देखिए अगर मैं B1 से जाऊं तो B1 में आप देख सकते हो जो 36 वैल्यू है वो शुरू में ही है ब्लू की, तो ये कौन सी कंपनी ने प्रोडक्शन की है, B1 ने। तो B1 यहाँ पे लिखूंगा मैं, B1 इन 2015, तो ये हमारा आंसर आ गया B1। तो ऑप्शन जो डी है ओनली B1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ इन्वर्टर ऑफ 5 डिफरेंट शॉप। ठीक है, अब क्या है, ये सेल किसकी दिखा रहा है, इन्वर्टर की, और डिफरेंट 5 डिफरेंट शॉप है, ए बी सी डी ई, ये 5 शॉप हैं। ठीक है ना, कौन से साल में, 2017 और 2018। रेड कलर का जो है वो 2017 है, और जो ब्लू कलर है वो है 2018। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ शॉप ए की फॉर बोथ ईयर टू दैट ऑफ शॉप डी फॉर बोथ ईयर, यानी ए का रेशियो डी से निकालिए दोनों ईयर के लिए, बोथ ईयर। ठीक है, इसमें भी बोथ ईयर। ठीक है, प्रोडक्शन का रेशियो निकालना है, तो पहले देखते हैं ए को। ए में दोनों साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, 90 और 85, यानी 175। और डी में बोथ ईयर में कौन सी प्रोडक्शन हुई है, ये डी है, और इसमें प्रोडक्शन ये हुई है 70 और 80, यानी 150। 25 से कैंसिल करूंगा, 25 नहीं में, सॉरी 25 सत्ते कितना आ गया, 175, और 25 छिका 150, तो 7:6 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।